वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयज अहमद और आज हम देखने जा रहे हैं ट्रैवल्स डिकुस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था जब हम क्लास 7th में पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने इस चैप्टर की बात की थी, जहां एक साइड से ब्राह्मण्स का रूल चल रहा था, जहां एक साइड से शूद्रास का रूल चल रहा था, जहां एक साइड से विश्व कम्युनिटी प्रेजेंट थी, जहां एक साइड से शूद्रास थे और वही दूसरी साइड से इन रूल्स को न फॉलो करने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी भी एग्जिस्ट कर रही थी, जो हमने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 7 में देखा था। इसी बात की हम आगे भी चर्चा करेंगे। हु वाज द ट्राइब्स, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। क्लास 7th में हम जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे ताकि आपको एक माइंड मैप होगा कि हम क्लास 8th की बुक पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर मैं आपको क्लास 7th में लेके चला जाऊंगा इंट्रोडक्शन में ही, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वीडियो स्किप ही करेंगे। ठीक है ना। तो क्लास 8th की अगर हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हमारे बुक के पेज नंबर में इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, 1895 जो बिरसा मुंडा के बारे में हम लेक्चर में भी पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा जो था ये रोमनिंग फॉरेस्टर्स यानी कि छोटा नगर फॉरेस्ट जो थे यहां से वहां तक जा रहा था, घूम रहा था इन फॉरेस्ट्स में, और यहाँ एक झारखंड के गलियों में जा रहा था, इन विलेजेस में जा रहा था, और पीपल्स ये समझ रहे थे कि उनके पास एक मैरिकलस पावर है, एक गॉड का एक पावर है, ये गॉड का अवतार है, और यही बताया जा रहा था कि क्योर करता है ऑल डिजीजेस, और इसको भगवान ने क्या दिया है, एक शक्ति दी है। ठीक है ना। ये क्या करता है, ये क्योर करता है किनको, डिजीजेस को, और गॉड अपॉइंटेड, और ये खुद भी कहता है कि गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है, गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है ताकि आप क्या करो, आप लोगों की हेल्प करो, आप लोगों की केयर करो, आप बीमारों को क्या करो, डिजीज से केयर करो, और इसके अलावा और दुखीज यानी कि जो अदर आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, इनको क्या करो, उनको भगाओ, उनको यहाँ से भगाओ। ठीक है ना। तो ये इसका मैनिफेस्टो था, ये कहता था। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अदर ट्राइबल्स यानी कि सथालस एंड ओरानस, इसके अलावा जो यहाँ पे रह रहे थे झारखंड में, इसके अलावा कुछ बाकी ट्राइबल्स थे, फॉर एग्जांपल सथालस थे, फॉर एग्जांपल ओरानस थे, ये भी इसके ऊपर बिलीव कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम में 18th सेंचुरी की टाइम में 1895 उस टाइम में बहुत सारे लोग इस पे बिलीव कर रहे थे, ये उसको बहुत सारे लोग ट्रीट एज ए गॉड कर रहे थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये इसलिए बनाया गया है ताकि क्योर करे, ताकि ये जो बीमार हैं उनकी क्या करे, इनकी क्योर करे, और जो दकीज हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको बाहर निकालने में क्या करे, मदद करे। Now the problem is, what was the problem is that the Birsa Munda faced a problem is कि कौन से प्रॉब्लम्स थे। पहली बात ये थी, ये दुकोज हैं कौन, अब ये आउटसाइडर्स हैं कौन। अभी आउटसाइडर्स माने तो किसको माने, आउटसाइडर्स मेरे हिसाब से वो सारे लोग थे जो इंटरफेयर कर रहे थे इन ट्राइबल कम्युनिटीज में। उस टाइम की जो बिरसा मुंडा की जो झारखंड में, छोटा नागपुर में जो प्रेजेंट वो था, उनका ट्राइबल जो वहां पे इंटरफेयर कर रहा था, ठीक है ना, वो सारे क्या थे, दुकास थे। इसके अलावा ब्रिटिश रूल, अब ये भी मसला था कि ब्रिटिश रूल के आने से इन पर क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि ब्रिटिश रूल ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया। व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रिटिश रूल कम इन द इंडिया इन द 17th 18th सेंचुरी। ठीक है ना। जब यहां से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, अब इन लोगों पे क्या असर पड़ा, ये भी बात थी। और व्हाट चेंजेस
अब इनको क्या चेंज करने पड़े इन लोगों को, इन ट्रैवलर्स को, इन, ठीक है ना। नाउ पीपल वर आल्सो अनहैप्पी, पीपल इस ब्रिटिश रूल के आने से, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल दे think that their culture, their tradition, their livelihood, their ways of religion and this all appears, all shows to be disappear. ठीक है ना। दे थिंक दैट कि उनका कल्चर जो था, उनका रिलीजन जो था, उनका ट्रेडिशन जो था, वो सारा कुछ डिसअपियर हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन पर ऐसे उनसे लॉज लगाए गए थे। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे ये चीजें हमें समझ आ रहा है कि जो मुंडा था, वर्षा मुंडा जो था, इसको लोग क्या कर रहे थे, भगवान का अवतार मान रहे थे। और ये खुद भी कह रहा है कि मुझे गॉड ने इसलिए भेजा है ताकि हम आउटर साइडर्स को क्या करे, बाहर कर सके और मैं क्योर कर सकूं उन लोगों का जो क्या है, जो बीमार है। हु आर ट्रैवल्स, और मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 7th की ओर भी देखेंगे थोड़ा सा। हुआ ट्राइब्स, अब ये ट्राइब्स कौन थे? ये वही लोग थे जो फॉरेस्ट्स में रह रहे थे, ये वही लोग थे जो हिली एरियाज में रह रहे थे, ये वही ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, जैसे हमने पढ़ा था क्लास 7th में, जिनको ब्राह्मण्स के साथ कोई वास्ता ही नहीं था, जिनको किंग्स के साथ कोई वास्ता ही नहीं था, एक अलग से कल्चर में वो रह रहे थे, एक अलग से गॉड को वो क्या कर रहे थे, पूजते थे, हाँ, उसको क्या करते थे, मनाते थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था। फिर जब राजपूत का दौर स्टार्ट हुआ था, और राजपूत के ऑरिजिन कहाँ से होती थी, उन्हीं ट्राइब से होती थी। अब उनको एक ये मिला था, एक वक्त मिला था, ठीक है ना, एक टाइम मिला था, और बहुत सारे ट्राइब जो थे वो जातीज में कन्वर्ट हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता रूल करने लगे थे। जैसे हमने ओम किंगडम पढ़ा था, ठीक है ना, जैसे हमने गोंड्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो जैसे गोंड्स में पाइक्स, उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था, ठीक है ना। अभी लोग वही थे, वही ट्रैवलर्स थे, वही नोमैड्स थे, वो सेटल्ड कम्युनिटीज थे, वही लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, जो अभी भी कौन सा सिस्टम यूज कर रहा था, अभी भी ठीक है ना, बॉर्डर सिस्टम यूज कर रहा था, अभी भी वो पुराने तरीके से रह रहे थे, एक अलग थलग से रह रहे थे। उनको ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, विश्वास के साथ, शूद्रास के साथ उनसे कोई वाबस्ता ही नहीं था। उनका चीफ अलग होता था, ठीक है ना। जैसे हमने गखर्स पढ़े थे, खुखार्स पढ़े थे, है ना, जैसे हमने वेस्ट हिमालयाज की ओर देखे थे, वो सारा कुछ जो था वो हमने क्लास 7th में पढ़ा था। और इनके पास एक जबरदस्त चीज होती थी, वो किंगशिप होती थी। किंगशिप क्या, ये मिल के कुछ काम करते थे, ये खाते थे तो मिल के खाते थे, ठीक है ना, याद क्लियर। फिर क्या कहते हैं, हाउ डिड ट्रैवल ग्रुप्स लिव, अब ये ट्रैवल ग्रुप्स कैसे रह रहे थे, कैसे लिव थे, कैसे जिंदा थे। और कुछ ऐसे भी थे जो जिम कल्टिवेशन कर रहे थे। जिम कल्टिवेशन में क्या कर रहे थे, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे। और हमारे बुक में वहां पे भी दिया हुआ है, शिफ्ट कल्चर किसको कहते हैं, कि एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह ढूंढी, वहां के जो ट्रीज थे और ट्री टॉप्स को उन्होंने काटे, ट्री टॉप्स को क्या किया, काट दिए। जब ट्री के टॉप्स को काट दिए, अब सनलाइट जो थी वो डायरेक्ट आ रही थी जमीन पे। अब जो वहां पे लोकल वेजिटेशन वहां पे प्रेजेंट थे, उस वेजिटेशन को जलाया। अब जो वहां पे वेजिटेशन थे, उस वेजिटेशन को जलाया और उस लैंड पे इन्होंने कल्टिवेशन स्टार्ट किया। जब इन्होंने वहां से कल्टिवेशन स्टार्ट किया, अब इमीडिएटली आफ्टर ए ईयर वहां पे नहीं आ सकते थे। अब 2-3 साल, 5 साल, 7 साल उनको वहां पे वेट करना पड़ता था कि वहां पे वो जमीन उस लायक हो जाए, जरखेज हो जाए। फिर ये दूसरी जगह जाते थे, वहां के जो ट्रीज थे, वहां के ट्रीज को कट करते थे, वहां के वेजिटेशन को ला रहे थे, उनको जलाते थे। ये उनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। इन जिम कल्टीवेटर्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस उनका मूवमेंट
जारी होता था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो हंटर्स और गैदरर्स थे। फॉर एग्जांपल गोंड्स की बात करें जो फर्स्ट अर्थ में प्रेजेंट थे, और ये कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जो क्या कर रहे थे, हंटर्स थे, जो गैदरर्स थे, यानी हंट कर रहे थे और गैदर कर रहे थे। एक कलेक्टिवली हंट कर रहे थे, एक कम्युनिटी जा रही थी, हंट कर रही थी, और जो वहां से वो लाते थे, जो वहां से वो मीट लाते थे, उस मीट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। उस जो वहां से ये फ्रूट्स ले रहे थे और जो रूट्स कलेक्ट कर रहे थे, उनको क्या करते थे, उन सब उन चीजों को डिवाइड करते थे। और उनके पास कुकिंग फूड ऑयल भी प्रेजेंट था जो एक्सर्ट कर रहे थे साल एंड महू से। और इसके अलावा शर्बस प्लस हर्बस और शर्बस इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जड़ी बूटी जो जंगल से निकलते हैं, उन जड़ी बूटियों को ये इस्तेमाल कर रहे थे। कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, मेडिकल पर्पस, यानी कि बीमारी के लिए, यानी कि किसी को जख्म लग जाए उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे, या किसी को सर दर्द हो, किसी को पेट दर्द हो, उन सब उन चीजों के लिए हर्बस और शर्बस का इस्तेमाल कर रहे थे। कौन लोग, ये ट्राइबल्स लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा जो लोकल विवर्स प्लस अदर वर्कर्स थे, ये भी कभी कभार खोन्स की ओर ध्यान देने लग रहे थे। उनको जरूरत पड़ती थी कोसम और पल्लेश फ्लावर की, और ये कहाँ पे जा रहे थे, उन्हें घोनस के वहां जा रहे थे एक्सचेंज गुड्स। अब ये कैसे क्या इसके अलावा क्या कर रहे थे, एक तो हंटर गैदरर्स थे, उसके अलावा एक्सचेंज कौन, ये खोन्स क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, यानी बार्टर सिस्टम कर रहे थे। या किसी के पास, जिसके पास वीट थे उससे एक के पास वीट था ज्यादा, दूसरे के पास राइस था। अब ये क्या करेंगे, वीट वाला एक्सचेंज करेगा राइस वाले से, राइस वाला एक्सचेंज करेगा वीट वाले से, और इस तरीके से निजाम भी चल रहा था। और इसके अलावा कुछ सेल भी कर रहे थे, बाय कर रहे थे, कुछ जॉब्स कर रहे थे, कुछ लेबर कर रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पे बैगर्स एक कम्युनिटी थे, ये लेबर को नहीं मान रहे थे कि नहीं, हमारे लिए जो है फॉरेस्ट बनाया गया है, क्योंकि मार्केट और कॉमर्स जो है ये डेबिट एंड पॉवर्टी का एक जरिया है। क्योंकि मनी लैंडलॉर्ड जो थे वो उनको पैसे देते थे, लेकिन उनके पास जो टैक्स थे वो हाई रेट से टैक्स वसूल कर लेते थे, और उन बेचारों के पास इतना होता ही नहीं था जो मनी लैंडर्स को वो दे पाए। और ये मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स को जो ट्रेड करने आते थे, जो इनसे मेडिकल पर्पस के लिए ट्रेड करने आते थे, या उनके लिए जो ये प्लांट्स ले रहे थे, ठीक है ना, तो ये इनको समझते थे कि ये एक जरिया है, किसके, पॉवर्टी का, एक डेबिट का जरिया है। और इसको इन्हीं को ये क्या कहते थे, दुक्कस कहते थे। दुक्कस मतलब ये आउटसाइडर्स थे, इसी का नाम ट्राइबल्स, दुक्कस एंड विजन ऑफ द गोल्ड एज। और गोल्ड एज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। यही तो बात थी, ये दुक्कस यहाँ पे कौन लोग थे, मनी लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स भी क्या थे, वो भी ये दुक्कस थे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो तीसरी की हम बात करेंगे, हर्डर्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। नाउ सम पीपल्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज, फ्रॉम दिस कम्युनिटीज वर द हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। और हर्डिंग और एनिमल्स करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था इन ऑर्डर टू हर्ड दीज एनिमल्स, और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वन गुजर्स की बात करेंगे, ये पंजाब में हमारे पास प्रेजेंट थे। या लवादस की बात करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट थे। और ये दोनों क्या कर रहे थे, ये कैटल हर्डर्स थे। इसके अलावा गादेस ऑफ कुर्दी, ये शेफर्ड्स थे। उसके अलावा बकरवाला कश्मीर, ये गोट्स की चरवाह कर रहे थे। उसके अलावा अगर हम फोर्थ की ओर देखेंगे, यहाँ पे सेटल्ड कल्टिवेशंस भी होती थी, वहां पे यूज ऑफ पुलाई होता था, यानी पुलाई का इस्तेमाल हो जाता था। और मदास की बात करेंगे, मुदास मतलब लैंड बिलोंगिंग टू लैंड एज ए होल, यानी कि मुदास की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लैंड किसको बिलोंग कर रही थी, एक पर्टिकुलर लैंड का टुकड़ा है। अब मैंने आपको बताया था शिफ्ट कल्टिवेशन में हमने देखा था, ये ट्री टॉप्स को क्या करते थे, इन ट्री टॉप्स को खत्म कर देते थे, और कल्टिवेशन जो वहां पे वेजिटेशन थी उसको जलाते थे। अब जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे, वो प्रेजेंट थे का मतलब कि इन लोगों के जो इस चीज में मदद करते थे, उन सब का ये लैंड बन जाता था, इन सब का लैंड बन जाता था। ये मदास लैंड बिलोंग टू द क्लैन
ants as a whole who first cleared the land. जिन लोगों ने इसको फर्स्ट क्लियर किया है उन लोगों का ये क्या बन जाता है, उनका ये लैंड बन जाता है. How did a colonial rule affected the tribal lives? अब हम देखेंगे, आगे भी हम देखेंगे लेक्चर सेकंड में, वहां पे हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल के बाद फॉरेस्ट जो ब्रिटिशर्स ने न्यू लॉज इंप्लीमेंट किए हैं और उन वजह से उस बिना पर कौन से नुकसान इन लोगों को बेचारों को उठाना पड़ा. अगर हम ट्राइबल चीफ की बात करेंगे, ओनली टाइटल की बात करेंगे, ओनली उनके पास अब टाइटल ही बेचारों के पास रह गया. अब जिनके पास जो बाकी चीजें थी, अब जो इनके पास ये एज ए पुलिसमैन भी कभी कभार एक्ट करते थे, आज के प्रेजेंट दौर के सरपंच एक्ट करते थे, ये पुलिस भी खुद होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद होते थे, ये लॉ बनाने वाले भी खुद होते थे, ये सारा कुछ उनके हाथ में था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और द टाइटल्स ऑन सी वाज गिवन और इनको पे करना पड़ा, इन ट्राइबल कम्युनिटी को क्या करना पड़ा, इनको पे करना पड़ा. किसको पे करना पड़ा? ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ा. ठीक है ना. और इसके अलावा इनको कहा गया था कि आपको डिसिप्लिन सिखाना है इन ट्राइबल कम्युनिटीज को. ठीक है ना. उनके पास आयरन टाइटल दिए गए, बाकी जो उनके पास जो इख्तियार थे वो सारे कुछ छीन लिए गए थे. शिफ्ट कल्टिवेटर्स की अगर हम बात करेंगे, शिफ्ट कल्टिवेटर्स पे ये रूल नहीं कर पाए क्योंकि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कंटिन्यूअसली. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते जा रहे थे और इसीलिए ये इन पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे थे. नॉट सक्सेसफुल टू रूल देम. अभी उन पे सक्सेसफुली रूल ही नहीं कर पाएंगे. और परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये कह रहे थे वो परमानेंट सेटलमेंट जो थे उनके पास एक ये मान रहे थे वो एडवांस लोग थे क्योंकि उन्होंने उस जगह पे परमानेंट सेटलमेंट इख्तियार किए थे. वहां के लैंड को इन्होंने मेजर किया था और जब मेजर करने के बाद उनको वहां पे टैक्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था और बताया था इतना टैक्स लेंगे हम आपसे. लेकिन जहां पे ऐसी स्थिति उनके पास नहीं थी, जैसे लोग एक जगह पे दूसरी जगह मूव कंटिन्यू कर रहे होंगे, वहां पे ये लोग क्या करेंगे. ठीक है ना. ये भी एक मसला था. लेकिन क्यों कर रहे थे, क्यों उन्होंने अलो किया? क्योंकि अगर हम जूम कल्टिवेशन की बात करेंगे, जूम कल्टिवेशन उस जगह पे नहीं हो सकती है जिस जगह पर लैंड ड्राई हो, जिस जगह पे वाटर की प्रेजेंस ना हो या कम अमाउंट में वाटर हो और वहां पे पुलाइज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उस हिसाब से वो. ठीक है ना. तो द जूम कल्टिवेटर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इन जूम कल्टिवेटर्स ने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन चीज का सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि नाउ दे अलाउड द शिफ्ट कल्टिवेशन. अब शिफ्ट कल्टिवेशन को क्या किया गया, अलाउ किया गया. Now in the lecture number 2 we'll see what happened when the laws were implemented on these tribal communities, how they suffered during the British rule and what they did during the British rule. ठीक है. during this Crower rule. अब हम देखेंगे Crower rule के दरमियान इन्होंने क्या किया था, वो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे. और इसके अलावा हम देखेंगे वो इस मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में हम उसके मुतालिक भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा. इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन बिरसा मुंडा के, फिर हमने देखा ये ट्राइबल कम्युनिटीज थे कम्युनिटीज और ये कैसे रह रहे थे और ये कैसे अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे. ये सारा चीजें हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ा था. थोड़ा. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ. स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. वेलकम टू माय YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म. मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2, ट्रैवल्स, डिकोस एंड विजन ऑफ गोल्ड एज. यानी गोल्ड एज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. कि अब आपको मैंने पहले जब हमने लेक्चर पढ़ा था, तो जब इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वहां पे आपने देखा था ट्राइबल्स कौन लोग थे और देखो कौन से लोग थे. वहां पे हमने बात की थी बरसा मुंडा की. बरसा मुंडा जो था इसके बारे में हमने बात की थी
95 की बात की थी। मैंने आपको वहां पे बताया था कि ट्राइबल कम्युनिटीज कौन से लोग थे, और मैंने बताया था आपको कि जो सेकंड वीडियो आएगा वहां पे हम देखेंगे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब जो फॉरेस्ट लॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, इन्होंने जो ब्रिटिश लॉज यहाँ पे बनाए थे, थोड़ा सा एक लेक्चर रह गया था, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी जो यहाँ पे थी, इन्होंने कंट्रोल किया था ओवर द फॉरेस्ट। और जब उन्होंने फॉरेस्ट को कंट्रोल किया था, अपने अहाते में ले लिया था, इन्होंने बताया था कि जो हमारे पास जो फॉरेस्ट है ये स्टेट प्रॉपर्टी है, जो फॉरेस्ट है ये स्टेट क्या है, प्रॉपर्टी है। और इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट को एज रिजर्व करार दिया था, और रिजर्व किसके लिए, टिम्बर के लिए। और वो टिम्बर किनको जरूरत पड़ती थी, इन ईस्ट इंडियन कंपनी को। नाउ दे आर यूज्ड द टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। और वो जो चाहते थे ब्रिटिश, जो चाहते थे जो टिम्बर वो चाहते थे वो ले लेते थे, कहां से, इन फॉरेस्ट से। नाउ द पीपल अलाउ, यानी कि पीपल जो थे उनको डिसअलाउ किया गया था। डिसअलाउ यानी पीपल इज नॉट अलाउड, वहां पे देख सकते हैं पीपल इज नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। जिम कल्टिवेटर जो हमारे पास थे, जो जिम की कल्टिवेशन कर रहे थे, उन बेचारों को यहाँ पे क्या नहीं दिया गया था, उनको यहाँ पे कल्टिवेशन करने के लिए फ्री मूवमेंट नहीं मिल रहा था। और नाउ दे आर नॉट एबल टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड नाउ दे आर नॉट अलाउड टू हंट एनिमल्स। और आपको पता थे कि ये लोग जो थे, अब इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, ये जो ट्राइबल्स थे, ये ट्राइबल्स वही लोग थे जो बेचारे टोटली डिपेंड होते थे, जो पहले डिपेंड होते थे इन फॉरेस्ट पे। जैसे हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो हर्डल्स थे, जो एनिमल्स को रियरिंग कर रहे थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे। और जंप कल्टिवेटर्स ये भी एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर रहे थे। ये ट्रेवल्स वो लोग थे जिनसे कोई वास्ता ही नहीं था इन ब्राह्मण शूद्रास विश्वास, उनके साथ शूद्रास के साथ उनसे कोई वास्ता ही नहीं था। उनका रिलीजन अलग था, इनका कल्चर अलग था, इनका ट्रेडिशन अलग था, उनका रहने का तरीका अलग था, उनका बैठने का तरीका अलग था, उनका सोचने का तरीका अलग था। वो एक अलग से जिंदगी गुजार रहे थे। उनके अलग से एक हेड होता था। ये सारा कुछ जो थी एक अलग लेवल पे होता था। और इनको बेचारों को मेडिसिन वो लेते थे वो भी फॉरेस्ट से मिल रहा था, दूध वगैरह वो भी फॉरेस्ट से मिल रहा था। मैंने आपको बताया था कुछ चीजें वो वहां पे क्या कर रहे थे, बॉर्डर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, बाइंग एंड सेलिंग द गुड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब उनको पे अलाउ ही नहीं गया कि दे वर नॉट अलाउड टू move freely in the forests. Now what will happen to such people? इन लोगों के साथ क्या अब होगा, बेचारों को स्टॉप जब किया गया। Now the company faced another problem when these peoples were stopped to move in the forests freely. जब इनको अब ह्यूम कल्टीवेशन नहीं दी गई, मतलब ये कल्टीवेट करने के लिए जमीन ही नहीं दी गई। अब ब्रिटिशर जो थे वो एक और प्रॉब्लम फेस करने लगे। क्या उनको अब लेबर चाहिए थे जो जंगलों में, क्या उनके लिए ट्री काटे, जो उनको रेलवेज लगेंगे, रेलवेज के लिए जरूरत पड़ेंगे, ठीक है ना, कंपनी के लिए जरूरत पड़ेंगे, उनको ट्री काटने के लिए तो लोग चाहिए। अब वो लोग कहाँ से मिलेंगे, अब आउटसाइडर से तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अगर कोई एक ऐसा बंदा जो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, अगर किसी जंगल में हम जाएंगे तो मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या कुछ, मतलब जो हम उनके उसके मुतालिक हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, जब पता ही नहीं है। जो लोग वहां पे रह रहे होंगे तो उनको अच्छी तरह से पता है कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे कोई आएगा तो उसको उस हिसाब से पता नहीं होगा जिस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ के रहने वालों को पता होगा। जैसे हम किसी और जगह पे जाएंगे, वहां के रहने वाले ज्यादा जानने वाले होंगे उस इलाके के एज कम्पेयर टू outsiders. Oh, now they were aware about the forests, everything that were present in the forest. जो भी present था फॉरेस्ट में, उन सब चीजों से ये लोग aware थे। और not allowed but have to work for the now allowed। और जब उनको ये पता चला हमें लेबर चाहिए और लेबर्स यही लोग लग सकते हैं और कोई नहीं, उनको अलाउ किया गया। नाउ अलाउ तो किया गया लेकिन उनको वर्क करना पड़ेगा, किनके लिए, इन ब्रिटिशर्स के लिए उनको वर्क करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे
प्रोटेस्टर्स भी स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे प्रोटेस्टर फॉर एग्जांपल संगम संग्रामा 1906 जो आसाम में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा फर्स्ट सत्याग्रह 1930 जो सेंट्रल प्रोविंसेस में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और ये सारे लोग इसीलिए तो मिले थे 1947 में कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। ये सारे कहाँ पे एक झुंड होके मिले थे। वो हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, अब ट्रेड के साथ भी क्या कौन कौन से दिक्कतें का सामना करना पड़ा इन बेचारों को ये करना पड़ा कि जो भी आप कंपनी चाहती थी, जो भी आप कंपनी ट्रेड करना चाहती थी, वही ट्रेड उनको करना पड़ा। अब मनी लैंडर्स कभी कभार आ जाते थे, कभी कभार आए थे मनी लैंडर्स कहाँ पे, यहाँ पे आए थे फॉरेस्टर्स में। उनसे एक कंट्रैक्ट किया गया, हम आपको लोन देंगे, आपको हमारे लिए काम करना है, या हमको पैसा देंगे, आपको हमारे लिए काम करना है। इन बेचारों को पता ही नहीं था, तो इन्होंने किया कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ईस्ट, जो यहाँ पे इंडिया सिल्क जो था वो बहुत डिमांडेड था इन द यूरोपियन मार्केट्स। नाउ ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की, इसी सिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की क्या की कोशिश की। अब हजारबाग जो था झारखंड में, और संथल जो कम्युनिटी ट्राइबल्स थे वो क्या कर रहे थे, रेयर कर रहे थे कोकोनस, क्या कर रहे थे, रेयर कोकोनस। और वहां पे क्या, जब कोकोनस ये कर रहे थे, रेयर कर रहे थे कोकोनस, वहां पे आए थे ट्रेडर्स, या वहां पे आए थे एजेंट्स। वो क्या कर रहे थे, वो बेचारों से कोकोनस ले रहे थे बहुत लो दामों पे, और फिर क्या करते थे, फिर वो एक्सपोर्ट करते थे बर्धमान या गया में करते थे। और जब वो वहां पे एक्सपोर्ट करते थे वो हायर रेट में बेचते थे, यानी इनसे लोअर रेट्स में। आप ये समझो कि 1000 कोकोनस जो थे वो वहां पे 2 या 3 रुपीस उनको दिया जाता था बेचारों को। लेकिन अगर हम बात करेंगे जब वो गया में या बर्धमान में बेचा जाता था, वो मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 10, हाँ ठीक है ना, मतलब जहाँ पे आप देखो कितना बेनिफिट मिल जाता था। मतलब उनको 8 रुपया कुछ प्लस ही बेनिफिट मिल जाता था। इन बेचारों के पास 2 रुपये मिल जाते थे। और इतना बेनिफिट किनको मिल रहा था, इन एजेंट्स को मिल रहा था, इन ट्रेडर्स को मिल रहा था। और ये बात इन बेचारों को लास्ट में पता चली, और ये इसमें भी क्या करने लगे, बेचारे प्रोटेस्ट ही करेंगे और क्या कर सकते हैं, सर्च फॉर वर्क। नो, यहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम होगी, जब एक ऐसी स्थिति हो रही है, अब इनको डिसअलाउ किया गया, अब इनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनको लो वेज मिल रहे हैं, अब उनके लिए वर्क भी जो था वो एक मुश्किल काम था, सर्च फार्मूले। नाउ द टी प्लांटेशन एंड माइनिंग उस टाइम पे चल रही थी। अगर हम आसाम की बात करेंगे, आसाम की बात करेंगे या झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में माइनिंग हो रही थी और टी प्लांटेशन कहाँ पे हो रही थी, आसाम में। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक ऐसा मसला हुआ था, यहाँ पे भी कंडक्टर्स आए थे, यहाँ पे भी इन बेचारों को अपने घर से लेके जा रहे थे, और जब उनको अपने घर से बेदखल करके ले रहे थे बेचारों को, और उनको लो वेजेस दे रहे थे, और लो वेज के एक तो लो वेजेस दे रहे थे, और उनको जो उनको टाइम था वो लॉन्ग आवर्स था, यानी उन बेचारों को बहुत सारा काम करना पड़ता था, और यहाँ से तनख्वाहें जो था वो कम दे रहे थे। और इसके अलावा दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिटर्निंग होम, उन बेचारों को घर भी जाने नहीं दे रहे थे। आप देखो, सारा इंसान कुछ जिंदगी में क्या करता है, इसलिए करता है कि एक सेटल्ड लाइफ गुजार सके। मतलब क्या सेटल्ड लाइफ गुजार सके, अपने परिवार के साथ, उठना बैठना हो, खाना पीना हो, एक अच्छी सी लाइफ हो। लेकिन उन बेचारों को क्या किया जा रहा था, इन बेचारों को काम किया जा रहा था, जैसे दरिंदों से भी बदतर काम ले रहे थे इन बेचारों से। उनको कंटिन्यूस काम करना पड़ रहा था, लेकिन वहां से लो वेजेस भी मिल रहे थे। अब लो वेजेस के साथ साथ उनको घर भी
जाने नहीं दे रहे थे ये ईस्ट इंडियन कंपनी वाले। और क्लोजर लुक की अगर हम बात करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट हुए थे, नो रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे अगेंस्ट सच कंपनीज, अगेंस्ट ईस्ट इंडियन कंपनी एंड द कंपनी दैट आर रूल्ड हियर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कोलॉस रिबेल्ड इन 1831 to 32, ठीक ना। इसके अलावा दूसरा रिवोल्ट हुआ था, संथालस ने रिवोल्ट किया था, संथालस रोस रिवोल्ट 1855 में, और बस्तार रिबेलियन जो सेंट्रल इंडिया में हुआ था 1910 में, और वाली रिवोल्ट महाराष्ट्र 1940 में होता है। अगर हम बरसा मुंडा की बात करेंगे, बरसा मुंडा जो था ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। कहाँ का रहने वाला था, मिड 1870s में ये, ठीक है ना, भंडा फॉरेस्टर्स के ओर से क्या हुआ था, इसकी पैदाइश हुई थी। और ये जब बचपन में था, जब प्रोमिनेंट स्कूल में जाता था, वहां पर भी जब मतलब एक पुअर घराने से था, और इस बेचारे के बाप को एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस मूव करना पड़ रहा था इन सर्च ऑफ वर्क। अब ये क्या कर रहा था, अभी इन्होंने भी अपने बुजुर्गों से उनकी कहानी सुनी थी, मुंडाज की कहानी सुनी थी, और ये यही सोच रहा था बचपन से ही कि हमें चेंज लानी है, क्या क्या चेंज लानी है। और जब एक बच्चा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा, एक पुअर फैमिली से जब एक बच्चा बिलोंग करता है, और उसको पता होती है किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उस बेचारे को कभी कभार खाना भी नहीं मिलता होगा, और क्योंकि एक ऐसे रूल्स थे और ऐसे हाई टैक्सेस थे, हाँ ठीक है ना, ऐसी बात होती थी। और इन्होंने यही सोचा था कि जब ये बड़ा हुआ था, जब ये स्कूल जाता था, ये वहां पे भी इसी बारे में बात करता था, इसी बारे में सुनता आ रहा था। अब क्या हुआ था, इन्होंने ये बताया था, गोल्डन एज इज द एज व्हेन वी विल फ्री फ्रॉम दिस dukkers, from the outsiders, from the East Indian companies, and now they have separate this thinking all or the tribal communities। जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन पे उन्होंने अपनी जो स्किल्स थी, अपनी जो थिंकिंग थी, इस थिंकिंग को आगे बढ़ाते हुए जब बढ़ाया बहुत लोगों को ये समझ आने लगा था कि नाउ वी शुड गो थ्रू अगेंस्ट दिस ईस्ट इंडियन कंपनी। अब इनको समझ आने लगा था कि हमें ईस्ट इंडियन कंपनी के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और इसी टाइम पे ईस्ट इंडियन कंपनी को ये बात पता चली, और उनको 2 साल की जेल होती है 1895 से लेकर 1897 में उसको फिर रिहा किया जाता है। अरेस्टेड वर्षा 1895 and jail for 2 years and death was 1897। Now जब 1897 में इसको वहां से रिलीज किया जाता है, और बहुत सारे सपोर्टर जो थे उसको वो सपोर्ट करने लगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि बरसा मुंडा जो हैं वो सही रास्ते पे हैं, और हमें उनके सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इन फॉरेस्टर्स के खिलाफ, इस डिपार्टमेंट के खिलाफ, इन ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं, और अटैक करते हैं पुलिस स्टेशंस को, वो अटैक करते हैं मिशनरीज को, वो अटैक करते हैं चर्चेस को, वो अटैक करते हैं इस फॉरेस्ट अंधे कानून को। और जब ये इन चीजों को क्या करते हैं, जब ये अटैक करते हैं ये लोग, और राइड करते हैं और उनसे लूटते हैं उन प्रॉपर्टीज को, जो मनी लैंडर्स ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, उन प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, उन प्रॉपर्टी के अपोजिट हो जाते हैं, और जिम्मेदार के अपोजिट हो जाते हैं। और इसके अलावा एक राइज करते हैं, व्हाइट फ्लैग को राइज करते हैं, वो सिंबल दिखाते हैं कि वी शुड फ्री फ्रॉम दिस ब्रिटल गवर्नमेंट, फ्रॉम दिस क्रूअल गवर्नमेंट, कि हमें इस ब्रिटल गवर्नमेंट से, इस रूल से क्या होना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और लेकिन बदकिस्मती से 1900 में इसकी डेथ होती है, और ये मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। और लेकिन ये जाते जाते 2 बहुत बड़े चीजें हमें बता देते हैं। पहली बात ये थी कि जो
जो ये लोग थे, और ईस्ट इंडियन कंपनी को इस हिसाब से लॉ बनाना पड़ेगा कि ये दुखित हम पे भारी ना हो जाए, कि ये ना समझ जाए कि ये हमारी ही लैंड है। उनको ये समझना चाहिए कि लैंड जो है ये ट्रैवलर्स की है और ट्रैवलर्स ही इन पर राज कर सकते हैं। और दूसरी बात जो इन पे बताई गई थी वो ये थी कि ट्रैवलर्स एबल टू प्रोटेस्ट। ट्रैवलर्स एक ऐसी ट्रैवलर्स आज भी उस लेवल के हैं कि वो आज भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आज भी अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी हो सकते हैं। और ये चीजें इन्होंने बता दी थी। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, क्या फॉरेस्ट लॉज बनाए ईस्ट इंडियन कंपनी और इनके इम्पैक्ट क्या पड़े उन लोगों पे जो इन फॉरेस्ट में रह रहे थे, जो these were the directly totally depend on the foresters, what they did when these laws were adopted by the British government. And इसके अलावा हमने देखा कि प्रॉब्लम्स विद ट्रेड के उस टाइम पे ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, और फिर बरसा मुंडा के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना। होप आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्ले।